आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर से उभर ही रहा है कि एक और नया खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के जिस स्ट्रेन की वजह से दूसरी लहर आई थी, वो स्ट्रेन अब नए बदलावों के साथ और भी घातक हो गया है। इस नए स्ट्रेन को डेल्टा प्लस नाम दिया गया और कहा जा रहा है कि ये मूल वायरस के मुकाबले 2 गुना तेजी से फैल सकता है। भारत में इस नए स्ट्रेन के 51 केस की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद सरकार और हेल्थ एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल हर वायरस खुद को मजबूत बनाने के लिए अपनी मूल संरचना में बदलाव करता रहता है। यही बदलाव आगे चलकर वायरस के नए रूप को जन्म देते हैं। कोरोना वायरस भी कई बार खुद को बदल चुका है, जिसे हम लोग अलग अलग वेरिएंट के नाम से जानते हैं। भारत में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन मिला था, जिसे डेल्टा नाम दिया गया था। इस डेल्टा में हुए बदलाव के बाद जो नया वायरस बना है, उसे डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना से संक्रमित मरीजों में जो लक्षण देखे गए थे, उसे मिलते जुलते लक्षण ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी हैं। इनमें खांसी, सर्दी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, खुजली, सीने में दर्द, स्वाद न आना और सांस लेने में परेशानी जैसे सभी लक्षण शामिल हैं। फिलहाल पेट दर्द, भूख कम लगना और घबराहट जैसे नए लक्षण भी डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों में देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 45,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की है, जिनमें 48 डेल्टा केसेस की पुष्टि हुई है। वही वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि सभी गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवाएं। टीका लगवाने के बाद सभी जरूरी सावधानियां रखें। अब तक ज्यादातर महिलाओं में हल्का संक्रमण ही दिखाई दिया या उनमें लक्षण नहीं दिखे। उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचें, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल जुड़ेगा, जो आपके हर सवालों का जवाब देगा। आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टर कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमें कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेहिचक आप वो सवाल डॉक्टरों से पूछ सकते हैं। तो डेल्टा प्लस क्या है, डेल्टा प्लस कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्या वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट से हमें बचा सकती है, क्या सावधानियां बरतनी है, बच्चों के लिए कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, बुजुर्गों के लिए कितना खतरनाक है, युवाओं के लिए कितना खतरनाक है, महिलाओं के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, महिलाओं को वैक्सीन लगानी चाहिए, आखिर वो सिचुएशन क्या होती है जब वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक विशेष पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मनीष अवस्थी, जो कि आयुष चिकित्सक हैं, वो मोहन लालगंज से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जो कि सीएमएस है जौहरपुर से, वो जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ इस शो में डॉक्टर AK मिश्रा, जो कि BAMS सर्वोदय अस्पताल कानपुर से हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर मनीष जी आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर मनीष जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, आखिर हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या हमें वैक्सीन इससे बचा सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आम जनता को चाहिए। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इसी सवाल से कि आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जो ये म्यूटेंट वायरस होते हैं, तो उसमें जल्दी किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी के साथ वाले जो मरीज होते हैं, जिनमें डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो उसमें ये वायरस डेल्टा प्लस थोड़ा सा ज़्यादा अपना घातक परिणाम दिखाता है। जिससे और इसका भी बिल्कुल सेम डेल्टा वायरस की तरह ही जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, उसी की तरह ही ये लंग्स पे ही अपना असर ज़्यादातर दिखाता है। इसलिए ये थोड़ा सा घातक है। इससे बचाव के लिए हमें खासतौर पर वैक्सीनेशन और हमारा प्रोटोकॉल
जो कि मास्क और दो गज की दूरी, इसको फॉलो करना होगा। इसी से हम बच सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, आपके अनुभव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सीएमएस हैं, आप तमाम डॉक्टर्स को आप आदेश भी देते होंगे, तमाम मरीजों को आपने देखा है, उनके बातों को समझा है, मानसिक तौर पर आखिर किस तरीके से वो गुजर रहे हैं इस महामारी के दौर में, आपने उन तमाम चीज़ों को देखा है, परखा है और जाना है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? डेल्टा प्लस वेरिएंट ही क्या थर्ड वेव की दस्तक को माना जा रहा है? देखिए, जहाँ तक कोरोना वायरस डेल्टा प्लस के इस वेरिएंट का मामला है जी, जैसा कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। जितने आरएनए वायरस होते हैं उसमें म्यूटेशन के लक्षण होते हैं, उनका नेचर होता है म्यूटेशन पैदा करना। तो ये एक म्यूटेशन वायरस है, उस म्यूटेशन होने के उपरांत पैदा हुआ और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस वायरस का ये वायरस जब डिटेक्ट हो जाता है पॉजिटिविटी के रूप में, तो पेशेंट को चिन्हित कर आइसोलेट कर दिया जाए, सही समय पे सही इलाज इसका कर दिया जाए, तो इसका संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। और हमको जो हमारी सरकार ने, हमारे कुछ अधिकारियों ने जो निर्देश दिए कि हमको मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी रखना है, जरूरी हो तभी बाहर जाए, ये सबसे जरूरी चीज है। जो हम लोग बिना किसी कारण के जल्दी जल्दी बाहर अननेसेसरी जाते हैं, ये नहीं करना। तो ये सब यूज करते हुए प्रोटोकॉल को फॉलो यदि किया जाए तो डेल्टा वेरिएंट वायरस से घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी पूरी व्यवस्था हर अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, आदरणीय जिलाधिकारी जी के आदेश से बना दी गई है। हर जगह पीकू वार्ड बनाए गए हैं। मेरे अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं हैं। आपने देखा ही हम लोगों ने कितने हाई टेक लेवल पे व्यवस्था करके सभी को बचाया। कुछ लोगों को नहीं बचा पाए, वो उसका हमें दुख है, जो गंभीर रोग से ग्रसित होके आए या कोमॉर्बिड थे। आज के तारीख में सारे लोगों को सुइयां लग रही हैं, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये हमारे जो प्रदेश का अभियान है बहुत जबरदस्त से चलाया जा रहा है। हमारा पीकू वार्ड जो है 40 बेड का पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। उसमें 10 पूरे वेंटिलेटर बेड्स हैं, 10 हाईली डिफेंसिव के बेड्स हैं। उसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला और वेंटिलेटर और ये सब चीज लगाए हुए हैं उसमें। और किसी भी पेशेंट को आने पे हम बाकायदे उसको ठीक से मैनेज करेंगे, पूरी टीम तैयार है। और सभी बेडों पे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था है। तो घबराने की पब्लिक को जरूरत नहीं है, लेकिन हमको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, बरतने की जरूरत भी है। मैं तो अपील करूंगा सभी जनमानस लोगों से कि जरूरी हो तो भीड़ स्थल पे ना जाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। और बच्चों के लिए खास तौर से, अभी तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो तब तक हम उनका टीकाकरण से उनको कवर कर लेंगे। ये टीकाकरण बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट का बहुत विशेष अभियान है और सबको बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट भी कर रही है, पूरी व्यवस्था भी कर रही है। हम सभी को गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को तथा केंद्र गवर्नमेंट को, कि ये व्यवस्था के तहत ही जान सबकी बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ और मुझे दोनों वैक्सीन लग चुकी, दोनों डोज लग चुका था, जिसकी वजह से जब मुझे संक्रमण हुआ तो मैंने प्रिकॉशन लिया और मैं आइसोलेट रहा और बच गया। आज भी मैं सारा काम करता हूँ कोविड के बीच में, जहाँ भी पेशेंट हूँ, पहले भी करता था। तो ये सब सबको फॉलो कर रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था प्रदान कर रखी है मेरे अस्पताल और अन्य अस्पतालों के लिए भी। और हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे जिलाधिकारी महोदय इतने सेंसिटिव आदमी हैं कि खुद ही व्यक्तिगत रूप से आके श्री मनीष कुमार वर्मा जी कितने बार मेरा अस्पताल चेक करते हैं, देखते हैं, सुविधाओं का आकलन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा, वापस से हम बात करेंगे, लेकिन ये वक्त हो चला है एम्स सुर्खियों का। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का राष्ट्रपति ने किया शिलान्यास। राजधानी के ऐशबाग इलाके में लगेगी 25 फीट ऊंची बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ मामले पर ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर में ट्विटर के एमडी इंडिया हेड के खिलाफ केस दर्ज। मानचित्र से कश्मीर लद्दाख को दिखाया गया अलग। मेरठ में साधु की पीट पीट कर हत्या। खेत में पड़ा मिला साधु का शव। ग्रामीणों का हंगामा। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से वापस बातचीत की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये वायरस क्या है और किस तरीके से सरकार की तरफ से वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है। और पूरी कोशिश यहां पर यही हो रही है कि आप जो है वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। चलिए वापस रुख करते हैं एक बार फिर बातचीत की ओर। अगर हम बात करें यहाँ पर, अनिल जी आप अपनी बात पूरी कर ले पहले, उसके बाद मेरा सवाल जो है वो मैं A.K. मिश्रा जी से पूछूंगा। जी सर, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा और अपील भी करूंगा कि सभी लोग जो है आगे आएं, वैक्सीन लगाएं। सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने बहुत जबरदस्त सुविधा वैक्सीनेशन की दे रखी। सभी जगह व्यवस्थाएं, हम लोग हमारे अस्पताल को लेके अन्य जगह भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो कोई छूटे ना। अगर कोई कहीं दिक्कत आती है तो मेरा नंबर है, मेरे अधिकारियों के नंबर हैं, सब लोगों से संपर्क करें। हम लोग सभी कष्ट को दूर करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करें और सभी लोग जो है मास्क पहन के ही बाहर जाएं। बहुत जरूरी हो तब जाएं, अन्यथा की दशा में ना जाएं और भीड़ वाले स्थलों पर ना जाएं। और ग्लव्स जहां तक संभव हो, दस्तानों का प्रयोग, सैनिटाइजेशन का प्रयोग, मास्क का प्रयोग सबसे अनिवार्य है और दूरी को बनाए रखें। 2 गज की दूरी का स्लोगन बहुत सही था सर, वो करना बहुत जरूरी है। तो जितना दूर रहेंगे वायरस अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको इसका अमल करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। जी ठीक है। तो सुना आपने, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप ये सुन पा रहे हैं, डॉक्टर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं। अनिल जी भी यही कह रहे हैं कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। अभी ये महामारी खत्म नहीं हुई है, वैक्सीन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में हम बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म जो है, खास तौर पर ये प्रोग्राम आपके लिए स्पेशली लेकर आया गया है कि आप बिना अपने घर से बाहर जाए, आपके मन में जो सवाल है इस वायरस को लेकर, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, वैक्सीन को लेकर, आप सिर्फ एक बार फोन करिए और आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो डॉक्टर्स देंगे। हमारे साथ मनीष जी बैठे हुए हैं, अनिल जी बैठे हुए हैं, A.K. मिश्रा जी बैठे हुए हैं। तमाम वो ये डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने तमाम केसेस देखे हुए हैं और जो सलाह ये देंगे, इनसे बेहतर सलाह और कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए प्लेटफॉर्म जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक फोन करना है और आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। A.K. मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो। 50+ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 18+ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग रही है। और जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, अब उनके लिए भी पूरी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द ट्रायल पूरा हो वैक्सीन का और उसके बाद बच्चों को भी वैक्सीन लगा दी जाए। लेकिन सवाल ये है मेरा कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट को ये वैक्सीन मात दे सकती है? क्योंकि देखिए, अगर वैक्सीन का ट्रायल हुआ, वैक्सीन अगर बनी है, रिसर्च हुआ है उस पर, तो ये कोविड को देखकर बना था। लेकिन अब जब ये नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो क्या ये वैक्सीन उन तमाम वेरिएंट्स पर कारगर है? अरे बिल्कुल ऐसा है। देखिए, एक बात तो है ही है कि जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने, एम्स के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने जो है कई बार इस बात को काफ़ी इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि जो सेकंड बात ये है कि जो ये वैक्सीन पूरी इंडिया में जो लग रही है, कोविशील्ड और कोविवैक्सीन,
और एक नई भी स्पुतनिक आ रही है। तो अगर वैक्सीन का प्रभाव ना होता हो तो आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी, उनको प्रभाव उतना नहीं हुआ, या हुआ तो बहुत कम हुआ। अब रह गई बात, ये अपवाद देखिए हर जगह पर हैं। अपवादों में कई लोग ऐसे हैं जो एक्सपायर भी हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका कारण ये नहीं है। मान लीजिए सपोज कहते हैं कि जैसे एंटीबॉडी है बॉडी में, तो वैक्सीन लगने के बाद में एंटीबॉडीज बनती हैं। अब एंटीबॉडीज के बाद में वो इतने इन्फेक्शन में चले गए या वायरस ने इतना ज़्यादा इफेक्टिव डाल दिया कि जो एंटीबॉडीज बनी वो उसके बिहाफ में कम बनी, तो डेथ होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि नहीं हुई हैं, लेकिन अगर वैक्सीन का प्रभाव ना होता तो जिस समय मैंने ये देखा कि आज से 3-4 महीने पहले जो लोग, हम लोगों को तो फरवरी में ही लग गई थी, आज जो लोग वैक्सीन का बड़ा विरोध करते थे, आज वो वैक्सीन की तरफ एकदम अटैक्ट हैं। वो बच्चों को, और यहाँ तक है, मैंने ये देखा हुआ है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग 40-40 किलोमीटर जाकर के, और मेरे कानपुर के देहाती इलाकों में जैसे चौबेपुर है, शिवराजपुर है, और जो है बिकनू में है, वहाँ जाकर के 18 साल से ऊपर के बच्चों को लगवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि उनका इंटरेस्ट तो क्रिएट हुआ ही है, साथ साथ उन्होंने वैक्सीन के महत्व को समझा है कि अगर आने वाले कल में अगर हमें बचा जा सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से जो प्रचार प्रसार किया गया है इस संबंध में, उससे आप ये समझ लीजिए कि जनमानस के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है कि जनमानस जो है आज इस बात में मानने के लिए तैयार है कि अगर कोविड-19 से हमें प्रोटेक्ट रखना है या प्रोटेक्ट अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को बचाना है, तो सबसे पहले हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। हम वायरस देख भी नहीं सकते हैं, तो हमारे हाथ में जो है हम उसको क्यों ना करें। और वो हमारे हाथ में 4-5 चीज़ें हैं। देखिए, फर्स्ट इज द वैक्सीनेशन, सेकेंड मास्क, थर्ड हैंड वॉश, फोर्थ सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल न जाना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अभी भी आने वाले समय में अगर अगले 5-6 महीनों में ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचा जाए या शादी बारातों से बचा जाए, मार्केट में जाएं उस समय जाएं जब भीड़ कम हो, तो क्या बुराई है भाई। हमें अगर हम लोग अपना व्यक्तिगत पर्सनल प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, इलाज अगर जब हो जाए तो उससे हमारा प्रिवेंशन ही सस्ता भी है, अच्छा भी है, और क्या कहते हैं, अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि हम उस बीमारी के चपेट में ही ना आए, वो ज़्यादा बेस्ट है। और चपेट में आने के बाद में तो इलाज अपने अपनी हैसियत और अपने अपने ढंग से सभी लोग कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरा सर ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि हमें प्रिकॉशंस जो है वो बिल्कुल बरतने चाहिए। और इसलिए देखिए, बार बार गाइडलाइंस में बदलाव इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उनको देखकर गाइडलाइंस में बदलाव किए जा रहे हैं। केसेस कम हुए, प्रतिबंध को हटाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार, प्रशासन, तमाम डॉक्टर्स ये आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको अभी भी सावधानी बरतनी है क्योंकि ये महामारी खत्म नहीं हुई है। और जैसा कि लगातार शुरुआत में मैंने ये जिक्र किया कि इस वायरस के मेन ओरिजिन में बदलाव हो रहा है और इसी की वजह से ये जो वेरिएंट्स हैं जो सामने आ रही है और खतरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब देने के लिए ही डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप उन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर से ले सकते हैं। आपको सिर्फ फोन करना है। फोन नंबर जो है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे। लेकिन विशेष तौर पर ये एक बार फिर से मैं आपसे ये अपील कर दूं कि देखिए, वैक्सीन लगवानी बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो या फिर कोई और वैक्सीन जब हमारे देश में आ जाएंगी। लेकिन जरूरी यह है कि आपको वैक्सीनेट होना होगा। अगर वैक्सीन आप लगवाते हैं तो सबसे पहले आप खुद को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं आप उनको बचाएंगे और उसके बाद आप पूरे देश को सुरक्षित रख पाएंगे अगर आप खुद जागरूक हैं और आप फिर खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मनीष जी, सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि वैक्सीन को भी लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए कि क्या वैक्सीन कारगर है या नहीं। इसका जवाब आपने दिया, अपना अनुभव भी आपने शेयर किया। लेकिन अगर बात करें हम फिलहाल
तो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को ये वायरस हो चुका है या फिर जिन्हें वैक्सीन लगी है वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, और अगर वो ब्लड डोनेट करते हैं तो इसके पीछे यानी कि अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्रिकॉशंस उसमें भी लेने पड़ेंगे जब आप किसी को ब्लड डोनेट करने जा रही हैं? तो नहीं, ये तो मिथ्स है कि क्या नाम है, जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है या जिससे संक्रमित हुआ है तो वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकता है। वो अगर वो हेल्दी है आफ्टर 3 मंथ वो ब्लड डोनेट कर सकता है, बल्कि लोग करते ही हैं। कई कोविड पेशेंट्स की जान बची है उनके डोनेशन से, उनकी प्लाज्मा थेरेपी हमारी उन्हीं कोविड पेशेंट की जो ब्लड प्लाज्मा को सेपरेट करके जो ब्लड से बनाए जाते हैं, अलग करके सेपरेट करके उनको चढ़ाए गए हैं। तो ये मिथ्स है कि वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। हाँ, ये है कि प्रिकॉशन उनमें होना चाहिए कि उनके अंदर उनको कोई किसी प्रकार की क्रोनिक इलनेस ना हो, जैसे कि निमोनिया है या अदर डिजीजेस हैं, वो उसके साथ में ना हो, पूरी और उनका हीमोग्लोबिन का स्तर भी अच्छा हो, तभी वो ब्लड डोनेट करें। ठीक है, मतलब आप ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको जी, और इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप ये ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अनिल कुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर एक हमारे साथ इस वक्त अजवी हसन जुड़े हुए हैं, दर्शक। जी हसन, आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो जी जी, पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, क्या पूछना है आपको? ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वैक्सीन कितने दिन बाद लगवाई जा सकती है? ठीक है मनीष, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें। कोरोना पॉजिटिव होने के कितने दिन बाद आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी, आप कोरोना पॉजिटिव जब हो गए और पूरा रिकवर कर गए 15 दिन आइसोलेशन होने के बाद, जी, तो टोटल 1 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं। जी। तो सुना आपने जी हसन जी, आप लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप जी जी, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी हसन जी जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अनिल जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि इस वक्त एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल बहुत किया जा रहा है, बायोलॉजिकल टर्म है मेरे ख्याल से, जी, जीनोम सिक्वेंसिंग। मैं चाहूंगा इसके बारे में जरा बताएं कि आखिर ये क्या है? जीनोम फ्रीक्वेंसिंग जो है, ये जब कोई वायरस म्यूटेट करता है जी, तब प्रॉब्लम उसकी उठती है इससे संबंधित, क्योंकि वायरस, ये सब आरएनए वायरस हैं, बहुत जल्दी रिप्लिकेट होते हैं और बहुत जल्दी इसमें म्यूटेशन होता है। तो हमारी जो वैक्सीन है इसको कवर बहुत अच्छी करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत सेफ, सुरक्षित और अच्छी वैक्सीन है, और सभी लोग इसको लगाएंगे तो ये जो हमारा म्यूटेशन वायरस है वो भी इससे कवर हो जाएगा और पब्लिक सुरक्षित रहेगी। तो एकदम उसके लिए घबराएं नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ें अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, और हम लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अफवाह पर विशेष तौर पर ध्यान ना दें। लगातार कुछ ऐसी मेडिसिन के नाम है जो लगातार सोशल मीडिया पर यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि आप ये मेडिसिन खा सकते हैं तो आप इस वायरस से बच सकते हैं, लेकिन इन तमाम अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको कोशिश यही करनी कि अगर डॉक्टर आपके पास, कोई घर के पास कोई मौजूद है, या फिर डॉक्टर हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, उनसे आप सवालों के जवाब ले सकते हैं। जब तक कोई डॉक्टर आपको गाइड नहीं कर रहा, जब तक आप उनकी तरफ से कुछ सलाह नहीं दी जा रही, तब तक आप कुछ भी अपनी तरफ से या फिर सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल भी ना करें। AK मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए या फिर जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, आखिर वो वैक्सीन कब लगवा सकती हैं? देखिए, मेरा अपना मानना ये है जी कि जो फर्स्ट, मतलब वैसे तो प्रेगनेंसी पीरियड में वैक्सीन टोटल सेफ है, लेकिन अगर संभव हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो बचाना चाहिए। पहले 3 महीने में अगर संभव हो, अगर कोई विशेष दिक्कत नहीं है तो अगर 3 महीने छोड़ दिए जाएं, 3 महीने के बाद में सेकेंड ट्राइमेस्टर से 3rd ट्राइमेस्टर तक अगर जो है ये प्रेग्नेंट लेडी में वैक्सीन लगवा ली जाए तो हम समझते हैं काफ़ी कम खतरे हैं। बाकी वैसे प्रेगनेंसी पीरियड में जो वैक्सीन लग रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो टोटल सेफ है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे के लिए कोई खतरा?
नहीं, बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं है। जब वैक्सीन सेफ है प्रेगनेंसी पीरियड में, तो वैक्सीन से बच्चे को खतरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बस जो कुछ भी खतरा हमें, हमारी अपनी व्यक्तिगत जो सोच है, अगले 3 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी बहुत अगर हल्की फुल्की अगर होने के चांसेस हैं जी जी तो जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी पॉसिबल, बाकी इसके बाद में कोई खतरा नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने तमाम जानकारी दी, और देखिए जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये तमाम चीजें जो डॉक्टर्स बता रहे हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन तो उसके रिएक्शन या फिर सेफ ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पूरा देश जो है इस वक्त वैक्सीन लगवा रहा है और नए नए रिकॉर्ड जो है अलग अलग राज्य कायम कर रहे हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पर, ये सीरो सर्वे क्या है? क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सीरो सर्वे अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो इसके जरिए आप इम्यून सिस्टम के बारे में आप जान सकते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कितनी मजबूत है। तो क्या इससे सच में फायदा हो रहा है और आखिर ये है क्या? जी, जो सीरो सर्वे होता है वो सोसाइटी में किया जाता है। हम लोग एक ब्लॉक्स बनाते हैं अलग अलग, उसमें सर्वे करा जाता है। उसमें हम पेशेंट्स की एंटीबॉडीज की जांच करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं या नहीं, या कितने लोग हुए। तो इससे ये पता चल जाता है कि सोसाइटी या कॉलोनी में कितने लोगों में ये संक्रमण फैला है। इसे सीरो सर्वे बोलते हैं, जिससे ये चीज प्रूव होती है कि हमारे सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे होता है और ये इसी सर्वे पे ही आगे की प्लानिंग निर्धारित होती है। इसलिए सरकारों द्वारा सीरो सर्वे करवाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर यह भी होता है कि आप घबराएं नहीं, मानसिक तौर पर आप फिट रहें। ऐसे में अगर हम बात करें, अनिल जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? अनिल जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? अनिल जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है अनिल जी कि देखिए एंटीबॉडी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये वैक्सीन लगने के बाद हम देख रहे हैं कि क्योंकि खुद मैंने वैक्सीन लगाई है, हमारे कलीग्स ने वैक्सीन लगवाई है, तो शिकायतें भी सामने आ रही थी कि तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, फीवर आ रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ये रिएक्शंस होते हैं तो वो घबराएं क्यों नहीं, और वो क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो खा सकते हैं? जी जी, नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। पहली बहुत सेफ, बहुत सुरक्षित वैक्सीन है, बहुत अच्छी वैक्सीन। किसी भी वैक्सीन को जब आप लेते हैं तो कोई, चाहे वो पोलियो ड्रॉप हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, चाहे ये कोविड वैक्सीन हो, तो हल्का किसी को बुखार आ सकता है। इंजेक्शन साइड पे किसी पेशेंट को थोड़ा सा दर्द हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। ये अगर ज्यादा उनको लगता है तो वो पैरासीटामोल का टैबलेट, जिसको क्रोसिन या कैल्पॉल कहते हैं, वो ले सकते हैं। और हमारे सभी जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क वितरित भी किया जाता है हर पेशेंट को। तो ये ज्यादा उनको लगता है अनइजीनेस टाइप बॉडी एक, या उनको बुखार, या उनको उस साइड पे पेन हो रहा है, तो वो एक आध गोली, अपना एक गोली सुबह शाम या कभी कभार ले सकते हैं। और अदरवाइज कोई मेडिसिन की, मैं खुद यहाँ वैक्सीनेशन करा रहा हूँ, खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब कोई साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाए वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे एक पेशेंट हमारे पास आया था, तो वो पेशेंट उस तरह से साइकोथेरेपी देके ठीक हो जाता है, सपोर्टिव थेरेपी से। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अनिल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त एसके सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि दर्शक हैं। एसके सिंह जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो जी, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हेलो जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ, वो डॉक्टर साहब से पूछना था अनिल जी से कि हमको कुछ ब्लड शुगर भी है, हाइपर टेंशन भी है, और जो है तो उसकी कोई दवा हम ले रहे हैं फिलहाल। तो जो है ये तीसरा जो है वो आ गया, इसमें थोड़ा और घबराहट हो रही है। ठीक है, हमारे साथ AK मिश्रा जी बने हुए हैं। कि AK मिश्रा जी, आपने ये सवाल सुना। इनका सवाल ये है कि इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और इसके अलावा उनको हाइपरटेंशन भी है, और कुछ दवा लेने के बाद उनको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, तो इसके लिए वो क्या करें? नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बताएं।
करना चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ जो है लेनी चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो कारण बना है, जो कारण है उसको उसका निवारण होना चाहिए। ये शुगर का लेवल कम होना चाहिए। अब रह गई बात ये उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं दोनों चीज़ों के, तो वो कॉम्प्लिकेशन इनको क्या हो रहे हैं तब हम उनको ये बताएं कि भैया आप ये तो मालूम हो सर। ठीक है, देखिए जो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका यही कहना है कि उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जिसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करें, क्या प्रिकॉशंस लें। लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से लगता है तमाम डॉक्टर्स ने जिक्र किया कि देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक।